स्वागत है आपका वोकल खिताब में। मैं हूं धीरज और हमेशा की तरह आज हम बात करेंगे जापानियों के 8 नियमों की, जो उनकी अनुशासित जिंदगी का राजा है। अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका जीवन भी संतुलित, सफल और अनुशासित बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, रूल 1, काइजन काइजन, छोटे छोटे सुधार। जापानियों का मानना है कि बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि रोजाना किए गए छोटे छोटे सुधार ही जिंदगी को बदल देते हैं। इसी सोच को कहते हैं काइजन। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि समय नहीं है, तो काइजन कहता है शुरुआत सिर्फ 1 पन्ने से कीजिए। अगर आप रोज 1 पन्ना भी पढ़ते रहे तो साल के अंत तक आपने 365 पन्ने पढ़ लिए होंगे, यानी एक मोटी किताब खत्म। यही बात किसी भी आदत में लागू होती है, चाहे व्यायाम हो, पढ़ाई हो या काम में अनुशासन। छोटे छोटे कदम, लगातार, बिना रुके। जापानी लोग मानते हैं कि कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंसिटी। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा करना, लेकिन लगातार करना, यही असली अनुशासन है। तो पहला नियम हमें यह सिखाता है कि अगर आप जीवन ये दम बदलना चाहते हैं तो बड़ी छलांग मत लगाइए, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाइए। धीरे धीरे यही छोटे बदलाव एक दिन आपके जीवन में बड़ा अंतर पैदा करेंगे। रूल 2, इकिगाई, जीवन का उद्देश्य ढूंढना। जापानी जीवन शैली का दूसरा सबसे अहम नियम है इकिगाई। शायद आपने ये शब्द पहले सुना होगा। इकिगाई का मतलब है आपके जीवन का असली उद्देश्य, यानी वो वजह जिसकी वजह से आप सुबह उठकर उत्साह के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जापानी मानते हैं कि अगर किसी इंसान ने अपना इकिगाई ढूंढ लिया तो उसका जीवन अनुशासित, संतुलित और बेहद संतोषजनक हो जाता है। आप सोचिए, जब आपको पता ही नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं तो आप हर दिन बस बहाव में बहते रहेंगे। लेकिन अगर आपको साफ पता है कि आपकी मंजिल क्या है तो हर सुबह आप उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यही अनुशासन का असली बीज है। अब सवाल उठता है, इकिगाई ढूंढें कैसे? जापानी तरीका बड़ा सरल है। वो 4 सवाल खुद से पूछते हैं। नंबर 1, मुझे सबसे ज्यादा किस काम में मजा आता है? 2, मैं किस काम में अच्छा हूं? 3, दुनिया को अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? 4, और किस काम से मैं रोजगार या आय कमा सकता हूं? इन चारों का जब मिलन होता है, वहीं से जन्म लेता है आपका इकिगाई। एक सब उदाहरण के लिए, अगर आपको लिखने में मजा आता है, आप लिखने में अच्छे भी हैं, लोग आपके लेखों से प्रेरित होते हैं और आप लिखकर पैसे भी कमा सकते हैं, तो यही आपका भी इकिगाई है। जापान में लोग मानते हैं कि जिसने अपना इकिगाई पा लिया वह न केवल अनुशासित रहता है बल्कि लंबी उम्र भी जीता है। ओकिनावा जापान का एक इलाका लॉन्ग लाइफ के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वहां के बुजुर्ग कहते हैं कि हम रोज जीते हैं अपने इकिगाई के लिए। तो दूसरा नियम हमें यह सिखाता है कि अनुशासित जीवन जीना है तो पहले अपना जीवन का मकसद ढूंढो, क्योंकि जब मकसद साफ होता है तो आलस, टालमटोल और बेमतलब की आदतें अपने आप छूट जाती हैं और हर दिन आप उसी दिशा में बढ़ते हैं जो आपके दिल को सुकून देती है। तो दोस्तों, रूल 2 हमें यही बताता है कि अनुशासन सिर्फ टाइम टेबल से नहीं आता, बल्कि सही मकसद ढूंढने से आता है, क्योंकि मकसद ही वो ईंधन है जो हमें लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देता है। रूल 3, शोकुनिन, अपने काम के प्रति समर्पण। जापानी संस्कृति का तीसरा बड़ा नियम है शोकुनिन। इसका अर्थ है किसी भी काम को केवल काम समझकर मत करो, बल्कि उसे इज्जत दो, उसे कला समझो और पूरे समर्पण से करो। जापान में लोग चाहे बढ़ई हो, माली हो, कारीगर हो या फिर चाय बनाने वाले साधारण दुकानदार, वे हर काम को बहुत बारीकी और पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। उनके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ एक कर्म है। एक कहानी सुनिए। जापान में एक बुजुर्ग बढ़ई था जो लकड़ी के खिलौने बनाता था। लोग उससे पूछते, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? बाजार में सस्ते मशीन से बने खिलौने भी तो बिकते हैं। वो मुस्कुराकर कहता, ये सिर्फ खिलौने नहीं हैं, ये बच्चों की मुस्कान बनाने का जरिया है। अगर इसमें मेरा दिल और मेहनत नहीं होगी तो इनसे किसी को खुशी नहीं मिलेगी। यही है एक शोकुनिन का भाव। अब सोचिए, अगर हम भी अपने रोजमर्रा के काम को केवल टाइम पास से समझकर करेंगे तो उसमें कभी गुणवत्ता क्वालिटी नहीं आएगी।
लेकिन अगर हर काम में हम अपना दिल लगाएंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा, तो वही काम हमें सम्मान दिलाएगा और जीवन में अनुशासन लाएगा। जापानी मानते हैं कि काम को पूजा मानो, तभी असली संतोष मिलेगा। एंड प्रैक्टिकल लाइफ में इसे ऐसे अपनाइए। पढ़ाई कर रहे हैं तो बस एग्जाम पासिस के लिए मत पढ़िए, बल्कि सीखने के आनंद के लिए पढ़िए। नौकरी कर रहे हैं तो सिर्फ सैलरी के लिए मत कीजिए, बल्कि उसे अपनी कला बनाने की कोशिश कीजिए। घर का कोई छोटा सा काम भी हो, जैसे सफाई करना या खाना बनाना, उसे पूरे मन से कीजिए। जब इंसान हर काम में अपना 100% देता है तो उसका व्यक्तित्व निखरता है और उसमें अनुशासन अपने आप आ जाता है। 6. तो रूल 3 हमें यह सिखाता है कि अनुशासन का मतलब सिर्फ समय पर काम करना नहीं है, बल्कि हर काम में गुणवत्ता, ईमानदारी और दिल से समर्पण लाना है। यही जापानियों का शोकुनिन स्पिरिट है। रूल 4 ओमोयारी। ओमोयारी दूसरों के लिए संवेदनशीलता और सहानुभूति। जापानी जीवन शैली का चौथा नियम है ओमोयारी। इसका मतलब है दूसरों के लिए सहानुभूति रखना, उनके भावनाओं को समझना और समाज के प्रति संवेदनशील होना। ठीक जापानी समाज में एक खास बात यह है कि वहां लोग हमेशा मैं पहले नहीं सोचते, वे सोचते हैं हम सब साथ हैं। यही कारण है कि जापान दुनिया के सबसे अनुशासित और सुरक्षित देशों में से एक है। एक उदाहरण लीजिए, 2011 में जब जापान में भयानक सुनामी आई थी, तब हजारों लोग बेघर हो गए। राहत कैंपों में लोग खाने पीने के लिए कतारों में खड़े थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी त्रासदी में भी लोग धक्का मुक्की नहीं कर रहे थे। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब शांत और संयमित, क्योंकि उनके भीतर ओमोयारी थी। उन्हें पता था कि अगर मैं लालच करूंगा तो किसी और का हिस्सा छिन जाएगा। अब सोचिए, अगर यही स्थिति किसी और देश में होती तो क्या होता। अक्सर हम देखते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत आने पर लोग स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन जापानी समाज में लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि सबकी खुशी से जुड़ी है। ओमोयारी का मतलब क्या है? अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और कोई बुजुर्ग खड़ा है तो अपनी सीट छोड़ देना। अगर कोई दोस्त कठिनाई में है तो बिना कहे उसकी मदद करना। अगर सड़क पर कचरा दिखे तो ये मत सोचिए कि सफाई कर्मचारी उठाएंगे, बल्कि खुद उसे डस्टबिन में डालना। अगर कोई बोल रहा है तो ध्यान से सुनना, बीच में काटना नहीं। ये छोटे छोटे काम ही समाज में अनुशासन और शांति लाते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की। हम अपने जीवन में ओमोयारी को कैसे ला सकते हैं? 1. घर में परिवार के कामों में हिस्सा लें। सिर्फ ये मत सोचें कि ये मेरा काम नहीं है। कभी बर्तन धो दीजिए, कभी बच्चों के साथ वक्त बिताइए, कभी माता पिता को सुन लीजिए। यही संवेदनशीलता परिवार को मजबूत करती है। 2. पढ़ाई या नौकरी में दोस्तों या सहकर्मियों की मदद कीजिए। अगर कोई कमजोर है तो उसे नीचे मत दिखाइए, बल्कि उसका हाथ पकड़िए, क्योंकि असली लीडर वही है जो दूसरों को ऊपर उठाए। 3. समाज में सड़क पर जाते समय ट्रैफिक नियम मानना भी ओमोयारी है, क्योंकि जब आप नियम तोड़ते हैं तो सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। जापान में लोग ट्रैफिक सिग्नल पर तब भी रुकते हैं जब सड़क पूरी तरह खाली हो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यह भाव है कि नियम सबके लिए हैं और उन्हें निभाना ही असली अनुशासन है। एक और छोटी सी जापानी कहानी सुनिए। एक बच्चा रोज स्कूल जाते समय बगीचे में एक पेड़ को पानी देता था। किसी ने उससे पूछा, तुम क्यों रोज इसे पानी देते हो? ये तो तुम्हारा काम नहीं है। बच्चे ने कहा, ये पेड़ मेरा दोस्त है। अगर मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा तो कल जब मुझे छांव चाहिए होगी तब ये मुझे क्या देगा? यही है ओमोयारी की शिक्षा। दूसरों की परवाह करना मतलब अपने भविष्य की परवाह करना। तो रूल 4 हमें यह सिखाता है कि अनुशासन सिर्फ अपने लिए नहीं है, असल अनुशासन वही है जो समाज के लिए हो। क्योंकि अगर आप दूसरों का ध्यान रखते हैं तो दुनिया भी आपका ध्यान रखेगी। अगली बार जब आप कोई छोटा सा अच्छा काम करें, जैसे किसी की मदद करना, धैर्य से लाइन में खड़ा होना या ट्रैफिक नियम मानना, तो याद रखिए, आप सिर्फ नियम नहीं निभा रहे, बल्कि आप जापानी ओमोयारी का पालन कर रहे हैं। रूल 5 गमन, धैर्य और आत्मसंयम रखना। जापानी जीवन शैली का 5वां नियम है गमन। इसका अर्थ है कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, चुपचाप सहन करना और बिना शिकायत आगे बढ़ते रहना।
जापानी समाज में बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि हर स्थिति में संयम रखो, गुस्से या घबराहट में फैसला मत लो, क्योंकि अनुशासन का असली इम्तिहान मुश्किल समय में ही होता है। एक उदाहरण सुनिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान लगभग बर्बाद हो चुका था। शहर खंडहर बन गए थे, लोग भूखे थे, संसाधन कम थे। लेकिन उस समय जापानियों ने गमन का पालन किया। उन्होंने शिकायत करने के बजाय धैर्य रखा और अपने काम पर ध्यान दिया। परिणाम, कुछ ही दशकों में वही जापान दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक बन गया। यानी जब हालात बिगड़े तब हार मान लेना आसान है, लेकिन संयम और धैर्य के साथ काम करते रहना ही असली अनुशासन है। नंबर 9, गमन का मतलब क्या है? जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तब शांत रहना, जब जीवन कठिन लगे तब शिकायत न करना बल्कि रास्ता ढूंढना, जब कोई लक्ष्य बड़ा लगे तब धीरे धीरे धैर्य के साथ मेहनत करना। अब इसे बकार को है, अब इसे भी बकार को है, अपनी लाइफ में कैसे लाएं? नंबर 1, गुस्से पर काबू। अगर किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी या गलत बात कह दी तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और फिर शांत दिमाग से जवाब दीजिए। यही आत्मसंयम है। 2, मुश्किल हालात में धैर्य। कभी नौकरी न मिले या परीक्षा में असफल हो जाएं तो टूट मत जाइए। खुद से कहिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और फिर काम में जुट जाइए। 3, लंबी यात्रा का धैर्य। बड़ी सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती। अगर आप रोज छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। बस धैर्य चाहिए। याते एक छोटी कहानी। जापान में एक माली था जो बोनसाई पेड़ उगाता था। वो हर दिन पेड़ की टहनी को थोड़ा सा काटता, पानी देता, धूप दिखाता। लोग पूछते, इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये पेड़ तो बहुत छोटा है। माली मुस्कुराकर कहता, यही तो इसकी खूबसूरती है। छोटे छोटे बदलाव से ही बड़ा सौंदर्य बनता है और इसके लिए धैर्य चाहिए। कुछ साल बाद वही बोनसाई पेड़ देखने वालों को हैरान कर देता था। यही है गमन, धैर्य का जादू। तो रूल 5 हमें यह सिखाता है कि अनुशासन का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में धैर्य रखना और संयम से आगे बढ़ना है। क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है। अगली बार जब भी आप गुस्से, परेशानी या असफलता से घिरें तो याद रखिए, गमन अपनाइए, शांत रहिए, धैर्य रखिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया। अब हम पहुंचते हैं रूल 6 पर। मैं इसे भी आपके लिए उसी ऑडियो बुक स्टाइल, गहराई और इंसानी टोन में लिखता हूं ताकि आपकी ऑडियंस पूरी तरह से जुड़ सके। रूल 6, वाबी साबी, अपूर्णता को स्वीकार करना। जापानी जीवन शैली का छठा नियम है वाबी साबी। इसका मतलब है जीवन में अपूर्णता और अधूरेपन को भी सुंदरता मानना। यानी परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय जो है उसे स्वीकार करना और उसी में खूबसूरती देखना। जापानी लोग मानते हैं कि कभी कभी अपूर्णता ही सबसे बड़ी सुंदरता होती है। यही सोच उन्हें जीवन में शांति और अनुशासन देती है। एक जापानी परंपरा, वहां एक कला है जिसे कहते हैं किंतसुगी। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो लोग उसे फेंकते नहीं, बल्कि उसमें दरारों को सोने की परत से जोड़ते हैं। इससे वो बर्तन और भी सुंदर बन जाता है। यानी टूटा हुआ भी अपूर्ण नहीं है, बल्कि और अनमोल हो गया। ये हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी में भी चाहे कितनी ही दरारें क्यों ना हों, असफलताएं, गलतियां, दर्द या कमियां, उन्हीं से हमारी पहचान बनती है। अब सोचिए, हम अक्सर क्या करते हैं? हम खुद को दूसरों से तुलना करते रहते हैं। हमें लगता है कि वो इंसान कितना परफेक्ट है, मेरी लाइफ में तो कितनी खामियां हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी के जीवन में दरारें हैं। जापानी वाबी साबी हमें सिखाता है कि उन दरारों को छुपाओ मत, उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि इंसान की असली खूबसूरती उसकी अपूर्णता में ही है। इसे प्रैक्टिकल लाइफ में वाबी साबी कैसे अपनाएं? नंबर 1, खुद को स्वीकार करें। अगर आपकी आदतें, आपका शरीर, आपकी परिस्थितियां परफेक्ट नहीं हैं, तो भी खुद से प्यार कीजिए। याद रखिए, अपूर्णता ही आपकी पहचान है। 2, दूसरों को स्वीकार करें। हर किसी में कमियां होती हैं। अगर आप रिश्तों में हमेशा परफेक्शन ढूंढेंगे तो कभी खुश नहीं रहेंगे। सच्चा अनुशासन है कि आप इंसान को उसकी कमियों के साथ अपनाएं। 3, असफलताओं को सुंदर मानिए। परीक्षा में असफल होना, बिजनेस में नुकसान होना
या किसी रिश्ते का टूटना, ये सब आपकी दरारें हैं, लेकिन इन्हीं से आप मजबूत बनते हैं। जैसे बर्तन की दरारें सोने से जुड़कर और खूबसूरत हो जाती हैं। एक छोटी कहानी। एक जापानी बुजुर्ग रोज अपने पुराने चाय के प्याले से ही चाय पीते थे। प्याला कई बार टूटा था और सोने की परत से जोड़ा गया था। किसी ने पूछा, आप नया प्याला क्यों नहीं ले लेते? वो मुस्कुराकर बोले, ये प्याला मुझे हर दिन याद दिलाता है कि टूटा हुआ भी कीमती हो सकता है। दरारें ही इसे अनोखा बनाती हैं। तो रूल 6 हमें यह सिखाता है कि अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि यह है कि हम अपनी और दूसरों की अपूर्णताओं को स्वीकार करके उसी में खूबसूरती ढूंढें। अगली बार जब आपको लगे कि आपकी लाइफ अधूरी है या आप परफेक्ट नहीं हो, तो याद रखिए, वाबी साबी अपनाइए। अपूर्णता ही आपकी असली खूबसूरती है। रूल 7 मोतेनाई, बर्बादी से बचना और संसाधनों का सम्मान करना। जापानी जीवन शैली का 7वां नियम है मोतेनाई। इसका अर्थ है किसी भी चीज को व्यर्थ न करना, हर संसाधन का आदर करना और उसका सही उपयोग करना। जापानियों का मानना है कि अगर आपके पास कुछ है और आप उसे बर्बाद करते हैं तो आप कृतज्ञ हैं, क्योंकि हर संसाधन, चाहे वो खाना हो, पानी हो, समय हो या अवसर, सबकी अपनी कीमत है। लो 9 एक उदाहरण देखिए। जापान में स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है कि थाली में उतना ही खाना लो जितना खा सकते हो। अगर खाना बच गया तो उन्हें डांट पड़ती है, क्योंकि वहां मोतेनाई की शिक्षा दी जाती है। खाना भगवान का दिया हुआ है, इसे बर्बाद मत करो। यह सोच सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। जापानी लोग पुरानी चीजों को फेंकने से पहले सोचते हैं कि क्या इसे किसी और तरीके से उपयोग किया जा सकता है। पुराने कपड़े, किताबें, फर्नीचर, सबका कोई न कोई उपयोग खोज लिया जाता है। नंबर से मोतेनाई हमें 4 बातें सिखाता है। 1 रिड्यूस, कम करना। फिजूल चीजें मत खरीदो, सिर्फ वही लो जिसकी जरूरत हो। 2 रीयूज, पुनः उपयोग। पुरानी चीजों को दोबारा काम में लाओ। कपड़े को बैग बना लो, बोतल को गमला बना लो। 3 रिसाइकल करना। जो चीज बेकार हो गई है उसे नए रूप में इस्तेमाल करो। नंबर 4 रिस्पेक्ट, सम्मान करना। हर संसाधन का सम्मान करो, चाहे वो पानी की एक बूंद हो या बिजली का एक यूनिट। हम अपनी लाइफ में मोतेनाई कैसे अपनाएं? खाना हमेशा उतना ही बनाइए या लीजिए जितना खा सकें। पानी, बिजली और समय की बर्बादी बंद कीजिए। पुरानी चीजों को फेंकने से पहले सोचिए कि क्या इसे किसी जरूरतमंद को दिया जा सकता है। समय का महत्व समझिए, आलस में समय गंवाना भी मोतेनाई है। आंखों, एक छोटी जापानी कहानी। एक बुजुर्ग महिला के पास बहुत पुराना किमोनो जापानी ड्रेस था। उसने उस कपड़े को कभी फेंका नहीं। पहले उसने उसे बैग बना लिया, फिर बैग पुराना हुआ तो उसे छोटे रुमाल बना दिए, और जब रुमाल भी पुराने हो गए तो उसने उन्हें सफाई के कपड़े बना लिया। उससे पूछा गया, आप इतना पुराना कपड़ा क्यों बचाए रखती हैं? वो बोली, ये कपड़ा मेरे जीवन का हिस्सा है। जब तक इसमें थोड़ी भी जान है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगी। यही है मोतेनाई की भावना। तो रूल 7 हमें यह सिखाता है कि अनुशासन सिर्फ समय पर उठने या काम करने में नहीं है, बल्कि हर संसाधन का सम्मान करने और बर्बादी से बचने में भी है। अगली बार जब आप खाना छोड़ें, पानी बहाएं या समय गंवाएं, तो याद रखिए, मोतेनाई अपनाइए। हर संसाधन की कीमत समझिए, तभी जीवन में अनुशासन आएगा। रूल 8 सरलता और संतुलन, सिंप्लिसिटी, बैलेंस। दोस्तों, जापानी जीवन शैली का सबसे गहरा नियम है जीवन में सरलता और संतुलन लाना। जापानी लोग मानते हैं कि जब तक आपका मन, घर और आदतें अनावश्यक चीजों से भरी रहेंगी, तब तक सच्चा अनुशासन और शांति नहीं आ सकती। नंबर 1 कम ही ज्यादा है, लेस इज मोर। जापानी संस्कृति में मिनिमलिज्म यानी सादगी पर बहुत जोर दिया जाता है। वे अपनी जिंदगी में सिर्फ वही चीजें रखते हैं जिनकी असल में जरूरत होती है, चाहे घर का सामान हो या कपड़े, हर जगह सादगी। इससे दिमाग पर बोझ कम होता है और फोकस बढ़ता है। नंबर 2 काम और आराम का संतुलन, बैलेंस ऑफ वर्क, रेस्ट। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ काम करते जाना नहीं है। जापान में लोग मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन वे आराम और परिवार के साथ समय बिताने को भी उतना ही जरूरी मानते हैं। अगर आप बिना रुके सिर्फ काम करेंगे तो शरीर और मन दोनों थक जाएंगे।
सही संतुलन ही लंबे समय तक प्रोडक्टिव और खुश रखता है। 3. भोजन में सादगी, सिंपल ईट। जापानी लोग हेल्दी और साधारण खाना पसंद करते हैं, जैसे चावल, सब्जियां, मछली, सूप। वे ज्यादा तैलीय और जंक फूड से बचते हैं। इसी वजह से वे फिट और लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। उनका नियम है पेट 80% भरने तक ही खाना, यानी कभी भी ओवर ईट नहीं करना। नंबर 4. मन का संतुलन, इनर पीस। वे ध्यान, मेडिटेशन और ज़ेन फिलॉसफी को अपनाते हैं। मतलब हर दिन कुछ पल चुपचाप बैठकर मन को स्थिर करना। जब मन शांत रहता है तब जीवन के हर फैसले में अनुशासन और स्पष्टता आती है। नंबर 5. वातावरण में सादगी, सिंपल सराउंडिंग्स। उनके घरों और ऑफिस में आपको ज्यादा सजावट या भीड़-भाड़ वाली चीजें नहीं मिलेंगी। उनका मानना है कि साफ सुथरा और साधारण माहौल मन को भी साफ और अनुशासित रखता है। का सीख क्या है? हमारे जीवन में अनुशासन सिर्फ मेहनत और रूटीन से नहीं आता, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम चीजों को सरल रखें और हर क्षेत्र में संतुलन बनाएं। जब आप कम चीजों के साथ जीना सीखते हैं, अपने काम आराम का संतुलन रखते हैं और मन को शांत करने की आदत डालते हैं, तब असली अनुशासन आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन लाने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या वो सुबह जल्दी उठना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, या फिर लगातार फोकस बनाए रखना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी जर्नी और एक्सपीरियंसेस किसी और की मोटिवेशन बन सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।